कई संस्थाओं से जिसमें कला, संस्कृति और अन्य किस्म की संस्थाएं जो समाज को कुछ दे रही हैं और कुछ सिखा रही हैं, उन संस्थाओं से भी मैडम काफी जुड़ी हुई हैं। ये ट्रस्टी हैं, मेंबर हैं, कहीं प्रेसिडेंट हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये अभी भी कहीं कविता पाठ भी लिखते रहती हैं, कविता पाठ करती हैं और इनकी किताबें हैं। इन्होंने काफी पढ़ाई लिखाई हिंदी में अपनी और लॉ में भी शायद इनका मेरे हिसाब से इन्होंने काम किया है। तो ये LLB है। आपको बड़ा अचंभा होगा कि देखिए एक बैरिस्टर के नाते भी इनका मैं परिचय देना चाहूँगा। और मैं ज़्यादा शब्दों को ना आगे बढ़ा के मैं रानी सरोज ग्वालियर को ये प्लेटफॉर्म समर्पित करता हूँ। आप प्लीज आएं और चर्चा करें, हम उनको बड़े ध्यान से सुनेंगे। प्लीज। यस मैम, आप शुरू करिए। जब चला अकेला गांधी, जब चला अकेला गांधी, जगह देश का कोना कोना, है स्वतंत्र अब हमको होना, विप्लव छाया वही जोर से देश प्रेम की आंधी। जब चला अकेला गांधी, जब चला अकेला गांधी, निर्धन का वह बना देवता, ऊंच नीच को एक लेखता, लिखे सब तोड़ी, जातिवाद की भूल रही एक पंक्ति, जब चला अकेला गांधी। तो मैं कहना ये चाह रही थी कि जब गांधी जी का आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, उन दिनों मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी गांधी जी से प्रभावित थे, आंदोलन में पूरा हिस्सा लेते थे। उन्हीं दिनों सन 29 में बापू का आगरा आगमन हुआ, जहाँ वो 10-12 दिन रुके। मैं माता के गर्भ में थी, तो मेरी माँ उस समय बापू और कस्तूरबा के दर्शन करने के लिए उनके वहां पहुंची। मैं समझती हूँ कि बापू का आशीर्वाद मुझे अपने गर्भ की अवस्था में ही प्राप्त हो गया था, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि उस समय बापू का दर्शन मैंने गर्भ के अंदर से ही किया था। एक प्रकार से जब मैं पैदा हुई तो मुझे 3 महीने की लेकर के मेरी माताजी जेल चली गई थी। पिताजी तो आंदोलन में थे ही, उनका आधा समय बाहर आधा समय जेल के अंदर बीतता था। मुझे माताजी जब जेल गई तो मैं 3 महीने की थी। 1 साल की जेल के बाद मेरे माँ पिता दोनों बाहर आए, साल भर बाहर रहे। जब मैं 3 साल की हुई तब संयोगवश दोनों फिर जेल चले गए। दोनों जेल चले गए, मुझे अपने एक मित्र के यहाँ ग्वालियर छोड़ दिया। मैं वर्ष भर वहां रही और वहां पिताजी के मित्रों में से और लोगों, बालकृष्ण शर्मा नवीन जो बड़े कवि हैं, वो इस तरह के लोग भी बचपन में आया करते थे। तब का एक किस्सा मुझे बालकृष्ण शर्मा नवीन का याद आ रहा है कि उन्होंने, मैं छोटी तो थी 3-4 साल की, 3 साल का छोड़ के गए थे, 4-5 साल की थी। उन्होंने मुझसे पानी मांगा। अब मैं खेल में थी, मैंने पानी नहीं दिया, तो उन्होंने कविता में कहा, मोरी तालमती तेरे ताल में पानी चौनाने। हम भी जवाब देने में कम तो नहीं थे, तो हमने कहानी सुनी हुई थी मेंढक की, उसकी रीछ की, तो हमने भी फौरन से कहा, हावर जगुआ हुआ से तेरे गांव में न हुआ चौनाने। फिर मैंने इसलिए इस बात को कहा कि बहुत वर्षों बाद जब मैं जेल से छूटकर लखनऊ में एक दिन रुकी हुई थी, तब बालकृष्ण शर्मा आए बाहर से गुनगुनाते हुए, मोरी तालमती। तो मुझे पुरानी बात याद आई, इसलिए मैंने इस समय संयोगवश उसको आपके सामने ला दिया है। मैं वहाँ रही, माँ मेरी कहाँ है पूछा जाता तो मैं पूछती थी अम्मा कहाँ है, सब कहते थे जेल में है। तब से मैंने माँ को जेली अम्मा कहना शुरू किया, और जेली अम्मा में उनकी मृत्यु पर्यंत तक उनको मैंने कभी अम्मा नहीं कहा, वो जेली अम्मा ही रही।
वहां से लौट के वहां से पिताजी और माताजी दोनों बाहर आ गए। 1 आध वर्ष रहे, थोड़ी बहुत मेरी पढ़ाई लिखाई की चिंता हुई। उन्हीं दिनों सन 37 में पहला इलेक्शन हुआ, जबकि मुस्लिम लीग की और सबकी एक गवर्नमेंट बनी थी। उससे पहले हरिपुरा कांग्रेस हुई थी। तो मुझे पिताजी ने वहाँ एक हॉस्टल में डाल दिया था, गुरुकुल के हॉस्टल में। जब मैं छोटी थी था, उस गुरुकुल के हॉस्टल में मैं 2 वर्ष रही। जब 7 वर्ष की थी तो पिताजी मुझे गुरुकुल के हॉस्टल से लेकर के हरिपुरा कांग्रेस गए। वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुझे बहुत प्यार दिया। हम उनके तंबू के चारों तरफ खेला करते थे। जब वहां से चलने लगे तो उन्होंने पिताजी से पूछा, ये कहाँ पढ़ रही है? तो उन्होंने बताया गुरुकुल। बड़े खुश होके कि समझेंगे कि उन्हीं की गुजरात में पढ़ रही है। तो बड़े नाराज हुए, कहने लगे नहीं, बच्चे को वहां से निकालो। उसी के बाद इलेक्शन हुआ। इससे पहले असल में पिताजी के पास बहुत ज्यादा साधन भी नहीं थे कि मुझे बहुत किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते। जब वहां से लौट करके आए, उन्हीं दिनों इलेक्शन हुए, पिताजी MLA हो गए, तो पिताजी ने आगरा के एक सेंट जॉन्स स्कूल के हॉस्टल में मुझे डाल दिया। 2 वर्ष में वहां रही। 2 वर्ष के बाद ही असेंबली भंग हो गई तो मुझे वहां से निकाल दिया पिताजी ने। उस स्कूल की 2-3 बड़ी अच्छी स्मृतियां हैं मेरे पास, वो भी मैं आपसे साझा करूंगी। एक ये कि मुझे पढ़ने का बहुत बचपन से रहा है। कोई भी छोटी पुस्तक मुझे मिल जाती थी और मैं लेके बैठ जाती थी। तो सुबह देर में उठने के कारण मालूम नहीं था मुझे कि वहाँ प्रार्थना होती है। सजा मिली कि तुम सुबह की प्रार्थना में क्यों शामिल नहीं हुई। मैंने कहा मुझे मालूम ही नहीं था कि प्रार्थना होती है, कि नहीं तुम्हें सजा दी जाएगी। और सजा क्या मिली कि वहाँ की लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ो। अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें। मैं तो लाइब्रेरी में बैठ गई और बाल तक आकर एक जॉइंट अंक लेकर के बस पढ़ने लगी। बहुत देर हो गई, लंच का टाइम हो गया, सब लड़कियां लंच के लिए इकट्ठी हो गई हॉस्टल में। तब मुझसे आकर के उन्होंने प्रिंसिपल ने पूछा, मिस हॉकिंस बड़ी अच्छी प्रिंसिपल थी, बच्चों को प्यार करती थी, पूछा तुम्हें खाना नहीं खाना है? मैं क्या जस्ट मुझे एक कहानी खत्म कर लेने दो। तो बहुत हंसी वो कहने लगे अच्छा तुम इस किताब को अपने साथ ले जाओ। वैसे अलाउ नहीं था किताब ले जाना, तो उन्होंने कहा किताब को तुम अपने साथ ले जाओ, जाओ खाना खाने जाओ। इस प्रकार की कई घटनाएं हैं उस बाल वर्ष की। लेकिन जब पिताजी जो असेंबली खत्म हो गई तो पिताजी ने मुझे वहां से निकाल लिया और अपने उनके मित्र थे कृष्ण जीवन दास, जिनसे कि बिल्कुल पारिवारिक संबंध थे। उनकी माँ पिताजी को अपने बड़े बेटे के समान मानती थी। वहीं पर रह करके फिर मैंने आगे की पढ़ाई की। 4th क्लास में, 5th क्लास में, 6th क्लास में। 6th क्लास का एक घटना मुझे याद है कि हमारे यहाँ वो एक ड्रामा हुआ था स्कूल की तरफ से। उसमें मैंने 6th क्लास में एकांकी नाटक बंगाल के दुर्भिक्ष के ऊपर लिखा था। उन्हीं दिनों बंगाल में दुर्भिक्ष पड़ा था, तो बंगाल के दुर्भिक्ष पर मैंने एक नाटक, एकांकी नाटक कुछ पंक्तियों का, और मैंने उसको अभिनीत भी किया था, तो उसकी बहुत प्रशंसा हुई थी। जब 7th क्लास में आए तो 7th क्लास में वहाँ गर्ल गाइड चला करती थी। पहले ही शनिवार को हम लोगों को इकट्ठा किया गया मैदान में गर्ल गाइड के लिए, और वहाँ एक बड़ा यूनियन जैक लगा दिया गया। यूनियन जैक लगा दिया गया, हमको सबको सिखाया गया बार बार कि इसको कैसे सलामी दी जानी है। उसके बाद कहा गया सैल्यूट करो, और जब हम लोगों ने आपस में देखा, खासतौर से मैंने अपने आसपास लड़कियों को देखा, तो उनका रिस्पांस गर्दन में ऐसा आया, तो हमने सब तय कर लिया कि हम इसको सलामी नहीं देंगे। किसी ने भी इस यूनियन जैक को सलामी नहीं दी। उसके बाद बहुत डांट पड़ी, बहुत समझाया गया, सभा भंग हो गई। अगले शनिवार को फिर वही बात रिपीट हुई, तीसरे शनिवार को फिर वही बात रिपीट हुई, लेकिन हम लड़कियों ने किसी ने भी यूनियन जैक को सलामी नहीं दी। विद द रिजल्ट उस स्कूल में ये गर्ल गाइड ही खत्म हो गई, लेकिन यूनियन जैक को सलामी नहीं दी गई। 7th की बात है ये। 7th में ही मैं जेल चली गई 1942 में। साल भर की सजा हुई थी। यद्यपि सभा से कुछ अपील वगैरह में शायद 6-7 महीने में छूट आई थी, लेकिन साल भर की सजा हुई थी। वहां से आने के बाद जो हमारा स्कूल था उसमें तो टीचर्स ने मुझे एडमिशन दे दिया, 8th का इम्तहान भी मैंने दे दिया,
और खूब अच्छे नंबरों से 8वीं की क्लास में पास भी हो गई। लेकिन समस्या हुई 9वीं क्लास में कैसे एडमिशन मिली। उस समय 3 स्कूल थे यहाँ पर, मुरारीलाल गर्ल्स हाई स्कूल, क्यूवी और दयालबाग। तीनों ने मना कर दिया कि यह लड़की जेल हो आई है, इसलिए हम इसको 9th में एडमिशन नहीं देंगे। बड़ी परेशानी थी। वो तो किताबें भी खरीद ली थी, घर पर थोड़ा सा पढ़ती भी थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। पिताजी जेल में थे। पिताजी ने जेल से, क्योंकि पिताजी तो 42 से 45 तक लगातार जेल में ही रहे। उससे पहले काम करते रहे बाहर, कभी उनको घर देखने की फुर्सत नहीं मिली। और उसके बाद 42 से लेकर के 45 तक लगातार जेल में रहे, बल्कि 46 में छूटे हैं, जबकि ये वार्ता शुरू हो गई थी आजादी की। तो खैर फिर पिता 6 महीने तक मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिला। फिर पिताजी ने अपने एक दोस्त को, जो मुरारीलाल के ट्रस्टी थे, उनको चिट्ठी लिखी कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरी लड़की का एडमिशन तो करा दो कहीं पर। तब मैं जा करके मुरारीलाल में मेरा छमाही के बाद, वो भी इस शर्त पर कि छमाही में पास हो जाएगी तब एडमिशन होगा। पढ़ाई कुछ जो भी जैसी तैसी पढ़ाई की थी, जैसा तैसा पास हो गए। खैर, लेकिन हमारा काम तब भी बंद नहीं हुआ। 10वीं क्लास में थे, फिर भी आपस में लड़कियों में कुछ न कुछ वार्तालाप, चंदा इकट्ठा करना, आंदोलन के लिए कुछ करना, समाचार पहुंचाना यहाँ से वहाँ। ये काम तो बिल्कुल छुटपन से ही हम लोगों ने किए हैं, हमारे साथ के बच्चों ने, कि अपनी जेब में एक चिट्ठी रख ली और कहीं पहुंचाया है। किसी आंदोलनकारी के घर में पैसा नहीं है, चुपचाप से जेब में हमारे पैसा रख दिया गया, हम लोग जाकर के उनको पैसा दे आए। ये काम तो हम बच्चों ने बहुत किए हैं छुटपन में, और मैंने भी बहुत किए हैं। 10th पास करने के बाद 47 में आज़ादी मिल गई। पिताजी गवर्नमेंट में आ गए और मैं आगरा से लखनऊ आ गई। बाकी लखनऊ का सफर मेरा काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि उस बीच में मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद पाया। 47 के, हाँ एक और 47 की एक चीज़ याद आ गई मुझे। 47 में गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे और चौधरी चरण सिंह और रफ़ी अहमद किदवई होम मिनिस्टर थे। उन दिनों एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हुआ करते 47 में शुरू में। तो चौधरी चरण सिंह के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे सीवी गुप्ता और एजी खेर, जो बाद में स्पीकर हो गए। और पंत जी के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे पंत जी के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे एजी खेर और सीवी गुप्ता, और रफ़ी साहब के सेक्रेटरी थे चौधरी चरण सिंह जी और मेरे पिताजी। रफ़ी साहब शॉर्ट थे, ये दोनों लंबे थे। पंत जी बहुत लंबे थे, उनके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी शॉर्ट थे। तो जब लोग खड़े होते थे सब अपने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरियों के साथ, तो बड़ा मजाक होता था, हंसी हुआ करती थी। ये मुझे एक बात याद आ गई उस समय की। बाकी मेरी शिक्षा उसके बाद पूरी लखनऊ में ही हुई। क्यूवी से मैंने एमए किया, यूनिवर्सिटी से क्यूवी से बीए किया, यूनिवर्सिटी से एमए किया। उसके बाद मैंने लॉ किया, 1 साल प्रैक्टिस भी की। मैं एडवोकेट हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की, हालांकि उसके बाद मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी थी। उसके बाद ही सन 56 में मेरी शादी हो गई, और शादी होकर के मैं चली गई मध्य प्रदेश। इसी बीच का कई किस्से हैं पिताजी के साथ के, जो मुझे इस समय याद आ रहे हैं। टंडन जी स्पीकर थे और हिंदी के बहुत ज्यादा पक्षपाती थे। तो उन्होंने पिताजी को बुला करके कहा, पिताजी के पास उस समय होम में पार्लियामेंट्री होम में डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेंट्री क्या थे, ये सब मुझे याद नहीं है। तो बुला करके कहा कि तुम उसमें थानों में हिंदी में रिपोर्ट लिखाने की व्यवस्था करो। उन दिनों थानों में या तो इंग्लिश में रिपोर्ट लिखी जाती थी या हिंदी में, वो या उर्दू में लिखी जाती थी, तो उसे हिंदी में लिखाने की व्यवस्था करो। पिताजी ने एक चिट्ठी वहाँ के आईजी को लिखी कि ये होना चाहिए। उन्होंने उत्तर में एक 3-4 पेज का पत्र भेज दिया कि इन कारणों से हिंदी थानों में नहीं की जा सकती है।
दादी की समझ में नहीं है। वो रफी साहब के साथ जुड़े हुए थे, वो रफी साहब के पास पहुंचे, कि भी मैंने कहा तो उन्होंने इस तरह का उत्तर दे दिया। रफी साहब ने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने शायद किसी लोअर लेवल के उसको लिखा हुआ, तो रफी साहब ने कोई बात नहीं, उन्होंने उसी समय आईजी को बुलाया और जाकर ऑर्डर दिया, कल से थानों में रिपोर्ट हिंदी में लिखी जाएगी। और उसी दिन से थानों में हिंदी में रिपोर्ट लिखनी शुरू हो गई, और ये रिपोर्ट भी आनी शुरू हो गई कि किस थाने में किस हफ्ते में कितनी रिपोर्टें हिंदी में लिखी जाएंगी। इस तरह का काम उन दिनों हुआ करता था, जो एक अच्छी चीज मुझको अभी याद आ गई है। चौधरी साहब से, चौधरी चरण सिंह से उस समय बिल्कुल बहुत ही परिवार का रिश्ता था। मैं उन्हें चाचा जी कहती थी, उनके बच्चे मेरे उनको पिताजी को ताऊ जी कहते थे। इसमें भी एक बड़ा मजेदार किस्सा है, मेरे पिताजी के बाल जल्दी सफेद हो गए थे, चौधरी साहब के बाल तब तक सफेद नहीं हुए थे, कम सफेद हुए थे, तो उनके बच्चे जो है पिताजी को ताऊ जी कहते थे, मैं उन्हें चाचा जी कहती थी। एक दिन हमारे यहाँ लंच में बैठे बैठे उन लोगों ने तय किया कौन का जन्मदिन कल है। मालूम है कि चौधरी साहब बड़े हैं, अब ये बोले नहीं तुम क्या कहते हैं वो चाचा जी कहो, और बच्चे कहे नहीं हम तो ताऊ जी कहेंगे, और आगे तक वो लोग वेद वगैरह पिताजी को ताऊ जी कहते रहे। बहुत सी बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं जो उन दिनों की याद आ जाती हैं। पढ़ने के साथ साथ वहाँ के कई करीब सभी से मेरा बड़े लोगों से परिचय हुआ, और मैं उत्तर प्रदेश के बाहर जाऊं उससे पहले मैं चाहूंगी कि कुछ के बारे में बताऊं। रफी साहब से तो बिल्कुल घर का सब परिचय था, बल्कि उन दिनों सबसे पारिवारिक परिचय रहता ही था। हम कितने भी लोग थे, सब लगता था कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो रफी साहब से बहुत ही ज्यादा, अंत तक रफी साहब का स्नेह हम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा रहा। वो जब दिल्ली चले गए उसके बाद भी हमारा जुड़ाव उनसे रहा। उनका दिल्ली जाने का किस्सा, शंकर का एक वीकली कार्टून निकला था जिसमें लिखा हुआ आया था, शंकर ने लिखा था कि शंकर बड़ा कार्टूनिस्ट है, नाम सुना होगा आप लोगों ने शंकर का। तो रफी साहब एक कमरे के अंदर उधम हो रहा है, रफी साहब अंदर घुसते हैं, शांत हो जाता है कमरा, वो निकल आते हैं, दूसरे कमरे में उधम हो रहा है, उस कमरे में घुसते हैं, शांत हो जाता है कमरा, फिर वो निकल आते हैं। मतलब ये है कि वो जिस विभाग को भी जाते थे उस विभाग को इतनी अच्छी तरह से हैंडल करते थे कि वहाँ कोई समस्याएं बाद में नहीं रह जाती थी। पंजी से भी हमारा बिल्कुल पारिवारिक घर का संबंध था। मैं बाबू कहती थी, उनकी पत्नी को ईजा कहती थी। और जब वो होम मिनिस्टर होके रफी साहब की डेथ के बाद वहाँ पहुँच गए दिल्ली, तब भी हमारा उनका संपर्क टूटा नहीं, उतना ही प्यार, उतना ही उन्होंने हम लोगों को दिया। रफी साहब के बारे में कुछ बातें, एक आध बात और बताऊंगी मैं, कि जब वो यहीं थे उत्तर प्रदेश में ही, नहीं शायद चले गए थे दिल्ली, याद नहीं है, लेकिन नेपाल में जो आंदोलन हुआ था जिसमें महाराजा को हटा करके अब पब्लिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई थी, तो कोरोला वगैरह ने जो आंदोलन किया था उसमें बीपी कोरोला का रफी साहब से बहुत संपर्क था, और उसका एक आंदोलन का हिस्सा हमारे घर में भी हुआ करता था। एक शायद 48-49 की बात है, सन मुझे याद नहीं है ठीक से। एक बहुत बड़ा सा बक्सा हमारे यहाँ रखा रहता था जिसकी चाबी हमारे चपरासी के पास, बड़ा ईमानदार चपरासी था, उसके पास रहा करती थी। लोग आते थे, उसमें धन डाल देते थे, एक स्लिप डाल देते और ताला लगा के दे जाते थे। फिर किसी को जरूरत पड़ी, आया, निकाल लिया उसमें से पैसा, स्लिप डाल दी। वो काफी दिन तक कहना चाहिए नेपाल के आंदोलन का एक हिस्सा हमारे घर से भी चलता रहा रफी साहब के कारण। बहुत सी बातें एक एक करके कहना शुरू करती हूँ ना, तो कहाँ से याद आती है मुझे। 56 में मेरी शादी हो गई, उससे पहले पिताजी गए थे यूरोप के टूर के लिए एज ए एग्रीकल्चर मिनिस्टर। उसका भी एक किस्सा है। जब ये लोग वहाँ पहुंचे रशिया में, अब तो इतनी ज्यादा तलाशी होने लगी है, हर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है। जब पिताजी पहुंचे वहाँ
तो उन लोगों ने तलाशी लेना चाहा कि सामान की बक्सा खोल करके सामान की तलाशी ली जाए। पिताजी ने बिल्कुल मना कर दिया कि आपने आदर पूर्वक हमको बुलाया है अपने यहाँ और आप हमारा अपमान कर रहे हैं, इस तरह से तलाशी लेकर के हम तलाशी नहीं देंगे। तो उसमें कहा तो फिर हम लोग आपको अंदर नहीं जाने देंगे। पिताजी ने कहा मत जाने दीजिए। वहां से उन्होंने रफी साहब को फोन किया कि ऐसी ऐसी स्थिति है, हम लोग वापस आ जाएं। रफी साहब ने कहा फौरन वापस आ जाओ। लेकिन जब वापस जाने की बात आई तब वहाँ की गवर्नमेंट ने मान लिया और बिना तलाशी के लोगों को अंदर जाने दिया। तो ये भी एक अपने देश के प्रेस्टीज की एक बहुत बड़ी बात थी। अब तो किस तरह की कितनी तलाशी होती है वो तो बिल्कुल अलग की बात है। उन्हीं दिनों की बात है कि जब पिताजी लौट के आए वहां से, मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो बड़े एक दुखद क्षण थे उन दिनों। रफी साहब लखनऊ में हमारे घर रुकते थे, जब भी रुकते थे वो एक दिन अधिक रुके कि पिताजी लौट के आ जाएं, उनसे बात करके फिर जाएंगे यहाँ से। और पिताजी को कुछ ऐसा वहाँ संयोग हो गया कि बम्बई एक दिन ज्यादा रुकना पड़ा और उसी रात को रफी साहब लौट करके दिल्ली चले गए और उसी दिन नेक्स्ट डे दोपहर में रफी साहब की डेथ हो गई। लाड़ो इधर आइयो, देखियो ये कैसे चेंज हो गया, हाथ लग गया लगा या तो हाथ लग गया। ठीक बोलो। हाँ नहीं बढ़िया। अब देखिए जॉइन रफी साहब को जितना हिंदू मुसलमान चाहते थे उससे ज्यादा उनको हिंदू चाहते थे। उनका जब शव दिल्ली से लखनऊ लाया गया तो लखनऊ में जितनी भीड़ थी स्टेशन के बाहर उसको कहा नहीं जा सकता। उस भीड़ में हिंदू विधवाएं, हिंदू बच्चे जिनको उन्होंने फीस दी थी और कहीं लिखा नहीं था, मालूम नहीं कितने लोगों को उन्होंने इस तरह से सहायता की। भरा हुआ था स्टेशन उस समय रफी साहब के उसमें। वैसा आदमी दूसरा होना मेरे ख्याल से संभव नहीं है। पंत जी से भी अपनी शिक्षा काल में भी उसके बाद भी बहुत अधिक पंत जी से मैंने कुछ नहीं पाया। जब वो दिल्ली में थे तब भी हम दिल्ली में उन्हीं के यहाँ जाकर के ठहरा करते थे। एक छोटा सा किस्सा मैं सुनाऊं। मेरी छोटी लड़की मेरे साथ जाया करती थी। हम लोग पंत जी के यहाँ ठहरते थे, सुबह की चाय संग में पीते थे। तो वो चाय पीते थे तो उनका हाथ हिलता था। उनको बरेली में लाठी मिली थी, लाठी पड़ने के बाद से उनके हाथ हिलने लगे थे पंत जी के। तो उनका चाय, तो मेरी बेटी बाबा जू चाय गिर जाएगी मैं पकड़ लूं, बब्बा जू चाय गिर जाएगी मैं पकड़ लूं, जबरदस्ती उनका गिलास पकड़ लिया करती थी। इतना ज्यादा पंत जी से हम लोगों का वो था। बल्कि पंत जी जब बैठते थे तो सुबह सबसे पहले जब पंत जी से मेरी मुलाकात हुई तो नैनीताल के तल्लीताल में उनके ओरिजिनल घर में उन्होंने सब कपड़े उतार करके खाली धोती पहन करके अपने रसोई में बैठ करके खाना खाया। और हमेशा उससे पहले वही करते थे कि रसोई में बैठ करके खाना खाते थे, हम लोगों को बाहर खाना खिलाया गया। तो वो दृश्य पंत जी का कि वो बैठ करके रसोई में खाना खा रहे हैं अभी मेरी आंखों के सामने है। उसके बाद तो खैर उन्होंने बहुत ही प्यार दिया मुझे, बहुत ही पूरे परिवार से मुझे बहुत अधिक प्यार मिला है। मैंने पंत जी के रफी साहब के बारे में आपको बताया, चौधरी चरण सिंह जी के बारे में भी बताया। उनसे भी हम लोगों का पारिवारिक संबंध बिल्कुल आखिर तक रहा। यद्यपि वैचारिक मतभेद उनके और पिताजी के बीच में हो गए थे। चरण सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ दी थी, पिताजी ने नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी हम लोगों के संबंध आखिर तक उनके साथ ही रहे। जयप्रकाश जी से सिर्फ मेरा तो औपचारिक संबंध ही था प्रणाम करने तक, लेकिन उनकी पत्नी प्रभा दीदी से बहुत स्नेह मिला मुझे।
यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर की लीचियां उन्होंने हमें बहुत ज्यादा खिलाई। शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति रहे, उन्होंने मुझे लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ाया है। जब मैं लॉ पढ़ती थी तो शंकर दयाल शर्मा ने लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ाया है। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए थे, लौट करके आए, उसके बाद फिर राजनीति में चले गए और हमारा संबंध तो उनके परिवार से रहा ही, लेकिन वो मेरे प्रोफेसर भी रहे थे किसी जमाने में। कन्हैयालाल वाणीलाल मुंशी, उनसे भी हम लोग के बड़े अच्छे संबंध थे। यहाँ तक कि जब वो यहाँ गवर्नर थे, उन्हीं दिनों मेरी शादी हुई। तो मेरी शादी में कन्हैयालाल वाणीलाल मुंशी ने मंडप गाड़ा था। इस बात की मुझे अभी भी बहुत अच्छी तरह से याद है कि किस प्रकार उन्होंने बाकायदा जमीन पर बैठ करके मंडप को गाड़ा था, पूरा पूजन किया था मेरे विवाह में। उनसे भी हम लोग बहुत, सरदार पटेल। अब लेकिन जो मुख्य बात है, मैं सरदार की बात तो भूल ही जा रही हूँ। सबसे पहले सरदार से के दर्शन मुझे हुए थे जब मैं 7 साल की थी। पिताजी मुझे हरिपुरा कांग्रेस में ले गए थे। सरदार की तंबू के आसपास हम बच्चे खूब खेलते थे, उनकी गोदी में भी बैठते थे। वो गोदी में बैठ करके हम लोगों को कहानियां भी सुनाया करते थे। 3-4 दिन उन्होंने हम लोगों को बहुत स्नेह दिया। उसके बाद जब गवर्नमेंट बन गई 42 में, उसके बाद भी एक बार वो आगरा आए थे और यहाँ के एक गाँव में, ककुआ गाँव में, उन्होंने दोपहर का भोजन किया था। घर से खाना गया था और गुजराती खाना ही उनके लिए भेजा गया, लेकर के गई थी मैं। और उन्होंने इतने खुश हुए थे, कहने लगे अरे वाह, ये खाना तुम यहाँ कहाँ ले आए। बड़े प्रेम से उन्होंने खाना खाया था। वही मेरे सरदार पटेल के अंतिम दर्शन थे। बापू की बात क्या कहूँ, बापू के दर्शन तो मैंने गर्भ में ही पा लिए थे, एक प्रकार से इसको कहना चाहिए। उसके बाद हरिपुरा कांग्रेस में बापू को मैंने दूर से चरखा चलाते हुए देखा था। बच्चा थी, 7 साल की, महत्व नहीं समझती थी बापू के दर्शन का, लेकिन फिर भी दूर से मैंने उन्हें चरखा चलाते हुए देखा था। सन 40 में जैसा मैंने उनको दर्शन किए, वो मैं अभी तक नहीं भूल पाई हूँ। उन दिनों सत्याग्रह कैंप चल रहा था, हम बच्चे भी उस सत्याग्रह कैंप में थे। और बापू की ट्रेन आगरा होकर के जा रही थी और किसी कारण से यहाँ रुक गई थी। जब हम लोगों को मालूम हुआ कि ट्रेन रुकी हुई है, तो हम लोग सवेरे सब तैयार होकर के, उसमें काफी बच्चे भी थे, लेफ्ट राइट करते हुए वहाँ सिटी स्टेशन आगरा हम लोग सब पहुंचे वहाँ। और आवाज लगाते हुए बापू की जय, बापू की जय, भारत माता की जय। तो आवाज सुन करके बापू शायद उठ करके आए और दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए। उस समय बिल्कुल सुबह का शायद 5-6 बजा होगा, टाइम तो नहीं पता, लेकिन सूर्योदय का समय था। बापू ट्रेन के दरवाजे पर खड़े हुए थे और उनके पीछे से सूरज निकला और ऐसा लगा कि बापू के चेहरे के ऊपर एक ऐसा पीछे से पूरा गोला जो है सूर्य की किरणों का बन गया। वो दृश्य मैं कभी नहीं भूल पाती और सबसे उस दृश्य की चर्चा करती हूँ। उस दृश्य को अभी भी जब दिमाग सोचती हूँ, सामने बापू खड़े दिखाई देते हैं ट्रेन के दरवाजे पर और उनके चारों तरफ वो सुंदर उसका गोला दिखाई देता है। वो मेरे बापू ने फिर उसके बापू बाहर आए, हम लोगों को प्यार किया, हम लोगों के सिर पे हाथ फेरा, हम लोगों से बात की, सब लोगों से बात की। लेकिन वो मेरा बापू के दर्शन जो हैं वो भूले नहीं भूलते हैं। उसके बाद बापू के दर्शन तो आंदोलन के आजादी पाने के बाद ही किए। दिल्ली में सभा में गई, वहां भी बैठी, लेकिन वो 47 में, उस समय मेरी उम्र 10 साल की थी, वो बापू के किए हुए दर्शन मैं अभी तक नहीं भूल पाई हूँ। सन 56 में मेरा विवाह हो गया। मैं मध्य प्रदेश चली गई और मध्य प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि मेरे पति चाहते थे कि वो मैं वहाँ लूँ, तो थोड़ी सी राजनीति में मैंने वहाँ हिस्सा लिया। मैंने वहाँ से एक पहले इलेक्शन लड़ा 62 में। वो 62 में मुझे कांग्रेस से टिकट मिला था। और लेकिन वहाँ का जो लोकल लोग थे
वो शायद सोचते थे कि ये इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी है, हम लोग पे हावी हो जाएगी, तो उन लोगों ने इतना असहयोग किया कि वे 7 वोट से वो इलेक्शन हार गई। 7 वोट से इलेक्शन हारने के बाद मैंने ठीक है कोई बात नहीं, अगला इलेक्शन लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन मेरे यहाँ के जो समर्थक थे या जो साथी थे वो चाह रहे थे कि नहीं, उस हार का बदला तो लेना है। तो जबरदस्ती मुझे सिर्फ इतना कि भी अपने साथियों से मिल तो लीजिए आप एक बार, लखनऊ से जबरदस्ती मुझको ले गए। ये गौरिहार स्टेट है मध्य प्रदेश में, जहाँ के मेरे पति रूलर थे, छतरपुर जिले में आती है ये। मुझे साथ लेकर के गए कि नहीं आपको मिल लीजिए, सबसे सब मिलना चाहते हैं आपसे। और वहां जाकर के जबरदस्ती उन लोगों ने मुझसे पर्चा भरवा दिया। अब जब पर्चा भर गया तो इलेक्शन लड़ना ही था। लेकिन वो इलेक्शन कितना मजेदार था ये मैं आपको बताऊं कि कोई तैयारी नहीं थी पहले से, पर्चे वर्चे भी औरों नहीं छपवाए थे, मैंने कोई पर्चे नहीं छपवाए थे। हमारे एक कवि थे ब्रिजेश, जो बहुत अच्छे कवि थे और वहाँ के एरिया में उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था, लोग उनको बहुत पसंद करते थे। वो मेरे कहना चाहिए मुख्य सलाहकार थे। तो वो हम लोग सुबह एक गांव में जाते थे, मीटिंग की दोपहर में। ये सोचिए कि मैंने उस इलेक्शन में किसी को खाना नहीं खिलाया, बल्कि सब जगह खाया। दोपहर में कहीं एक गांव में खाना खाते थे, फिर शाम की मीटिंग करते थे। रात को जिस गांव में वो सजेस्ट करते थे ब्रजेश, उस गांव में जाकर के रुकते थे और वहाँ गांव में रुकते ही काव्य गोष्ठी शुरू हो जाती थी। वहाँ के लोकल लोग आते थे जिनको अपनी पुरानी कविताएं याद थी, वो अपनी पुरानी कविताएं सुनाते थे, कुछ ब्रजेश अपनी कविताएं सुनाते थे। वो आनंद आता था कि दिन भर की थकान तो दूर हो जाती थी। मैं सच्चे अर्थों में कविता लिखना तो मैंने उन्हीं दिनों आरंभ किया। उससे पहले चुटपुट लिखती थी कविता, लेकिन कविता लिखना जिसको कहते हैं ब्रज भाषा में, उन्हीं दिनों मैंने आरंभ किया। वैसा इलेक्शन जिसमें कि सिर्फ आनंद ही आनंद था, थकावट बहुत कम थी, चिंता बहुत कम थी, शायद कभी दोबारा नहीं हो सकता। और उस इलेक्शन में मैंने सबकी जमानत जब्त कराई थी, 1 to all। जितने भी मेरे विरोधी थे सबकी जमानत जब्त हुई थी। खैर मैं पहुंच गई भोपाल, 5 वर्ष MLA रही। वहाँ के भी बहुत से किस्से हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरा उसमें राजनीति में रुचि न लेकर के साहित्य में ही रुचि रही। वहाँ पर अखिल भारतीय ब्रजभाषा परिषद की मैं अध्यक्ष रही कई वर्ष। मैंने कहीं बड़ी बड़ी कवि गोष्ठियाँ कराई वहाँ पर। और जो लोकल कवि थे भोपाल के, उनको सबको जोड़ करके एक संस्था भी बनाई। उसी समय का एक मज़ेदार किस्सा है कि हमारे एक मंत्री थे, वो हम लोगों की छोटी सी गोष्ठी हो रही थी तो उसमें भी आए। तो अरे हो जाए रानी साहब, वही हो जाए, कार्य केशव जस करी सब काहू के हुए। उन्होंने जिस तरह से कहा, उनका कहना कहते हुए मुझे अखर गया। तो मैंने फौरन कहा, मैंने कहा देखिए हमने केशव के इस दोहे का अर्थ बदल दिया है। कि धौरे केशर जस करी, धौरे सफेद, धौरे केशर जस करी सब काहू के होए, जो आवे मुजरा करे माता कही कही मोए। बस उसके बाद से उन्होंने दोबारा कभी इस तरह की बात नहीं की और सब लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको वो किया। ये तो वहाँ की एक घटना है, बहुत सारी है, लेकिन जितनी सारी मैं वहाँ रही, वहाँ के साहित्य उससे जुड़ी रही। बहुत अच्छा आनंद के दिन बीते। और उसके बाद मैंने 72 के बाद पिताजी की तबीयत खराब होने के बाद मध्य प्रदेश से मैं यहाँ आ गई, लखनऊ पिताजी के पास आ गई। अपने बीच की एक दुखद घटना का तो मैं जिक्र मैंने किया नहीं शायद, कि मेरे पति की मृत्यु 56 में मेरी शादी हुई थी, 59 में ही मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ही मैंने ये सब राजनीति में हिस्सा वगैरह लिया था, तो क्यों किया था।
उसके बाद जब मैं पिताजी के पास ही रहने लगी, ज्यादातर अधिकतर जाना आना तो रहा मध्य प्रदेश, लेकिन अधिकतर समय मेरा पिताजी के पास ही बीता। और वो अस्वस्थ भी रहते थे, कभी और भी बातें थी। उन दिनों भी बहुत लोगों से पिताजी के कारण मेरा परिचय हुआ। जहाँ तक साहित्यिक उसका प्रश्न है, मुझे इतने लोगों का आशीर्वाद मिला है वहां पर भी। अमृतलाल नागर तो हमारे घर के से थे ही। ये वृंदावन लाल वर्मा, महादेवी जी का भी आशीर्वाद मुझे मिला। और बालकृष्ण शर्मा नवीन का तो मैंने किस्सा पहले ही सुनाया था, उसके बाद भी उनका आशीर्वाद मुझको मिलता रहा। करीब करीब काफी साहित्यकों का ये वहाँ ये बहुत अच्छा परिचय दिया। और साहित्य के अलावा धार्मिक क्षेत्र में भी पिताजी के कारण मुझे बहुत लोगों का, माँ आनंदमयी का बहुत स्नेह मेरे ऊपर था। यहाँ तक था, माँ ने तो मुझको कि मैं जब उन्हीं दिनों मैंने अपनी एक बहुत सी परिभाषा की रचनाएं माँ के आश्रम में ही बैठ करके दिए। माँ वृंदावन में थी, मैं करीब 1 महीना वृंदावन में उनके आश्रम में मेरी बुआ एक थी, उनके साथ रही। तो मैं रात को रचना लिखती थी, सुबह माँ को सुनाती थी और माँ बड़े प्रसन्न होकर सुनती थी। और फिर बाद में तो ये हो गया कि माँ कहने लगी, सुनाओ तुमने आज क्या लिखा है। और किसी किसी से कुछ नहीं लिखा होता था तो बड़ा लगता था कि माँ आज तो कुछ नहीं लिख पाई, अच्छा कल सुनाना। तो इतना माँ का स्नेह मुझे मिला है। मेरी एक पहली रचना जो आनंद छलिया करके मैंने प्रकाशित की थी, वो एक तरह से माँ को ही समर्पित थी। बाबा नीम करोड़ी बाबा तो घर कैसे व्यक्ति थे, बिल्कुल। मेरी बच्चियां जो हैं वो, खासतौर से बड़ी बेटी तो बहुत उनसे झगड़ा करती रहती थी और हमारी शिकायतें करती रहती थी। पिताजी कभी गलती से मीठी चाय पी लेते थे तो फौरन शिकायत करती थी, बाबा देखो बाबा जी ने आज मीठी चाय पी ली, डांटो उन्हें। इस तरह का मतलब बाबा नीम करोड़ी के साथ। लेकिन बाबा नीम करोड़ी के दर्शन कितने दुर्लभ थे, इससे मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। सन 47 या शायद 47 की बात है। हम लोग जब नैनीताल पहुंचे, पहली बार नैनीताल गई थी तब, तो किसी ने बताया कि बाबा आए हुए हैं और यहाँ बाजार के ऊपर का जो मकान है उनमें से किसी उसमें है। तो हम और पिताजी दौड़कर वहां पहुंचे, मालूम बाबा चले गए। दूसरे घर में वहां गए, वहां से भी बाबा चले गए। पूरा उन्होंने 2-3 घंटे हम लोग घूमे, लेकिन बाबा का यही लगा अभी यहाँ से चले गए, बाबा ने दर्शन नहीं दिए। उसके कुछ समय बाद हमारा घर जो है वो असेंबली के बिल्कुल सामने था। एक गेट उसका था जिसमें कि भगवान साय IAS थे, उनका घर था, फिर हमारा घर था उस गेट से जाते समय। तो पिताजी हमेशा पैदल उस गेट से ही घर आ जाया करते थे। तो एक दिन शाम के समय पिताजी घर आ रहे थे तो वहां से भगवान साई जी ने उनको बुलाया कि बाबा बुला रहे हैं तुमको। उससे पहले हम दौड़ भाग करके दर्शन नहीं पा सके थे, लेकिन उन्होंने कहा बाबा बुला रहे हैं। तो पिताजी चले गए अंदर जाके बाबा को प्रणाम किया। तो कहने लगे, देख तू जब बात करके आया है ना, कुछ होने वाला नहीं है उसमें। तू जो बात करके आया पंत के साथ, कुछ होने वाला नहीं है उसमें। पिताजी बोले कि हम एक सीक्रेट मीटिंग करके आ रहा था, हमें कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और भी है कुछ कहने लगे। लेकिन अब सुबह शांत रहने के चाह की बात को बदल दें। लेकिन बाबा के वो बाबा जी के दर्शन बापा को थे और बाबा जी का जानना कि कहाँ क्या बात करके आ रहे हैं, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। उसके बाद तो खैर बाबा नीम करोड़ी का बहुत ज्यादा हमको प्यार मिला। एक और मेरा पर्सनल जो कुछ भी वैसे था वो तो था ही पर्सनल। मैं बहुत बीमार हुई, मेरे पेट में कुछ गांठ थी। उन्होंने क्वींस मेरी हॉस्पिटल में डॉक्टर कुट्टी ने कहा कि हमको देखते हैं, 3 हफ्ते देखेंगे, तुम एडमिट हो जाओ। मैं एडमिट, तो सुबह एडमिट होना था, घर में उस दिन बाई चांस गाड़ी नहीं थी, तो उन्होंने
ओंकार सिंह जी के यहाँ, ओंकार सिंह जी DIG थे, उनके यहाँ फोन करके गाड़ी मांगी। बाबा उस दिन वही थे। बोले क्या बात है, क्यों गाड़ी मांग रहे हो? तो बताया गया कि इस तरह से हॉस्पिटल में एडमिशन है। उसी के दिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के दूसरे दिन दोपहर में मेरे पति और एक क्षमा धवन, डॉक्टर जशी धवन की बेटी, वो दोनों बैठे बात कर रहे थे और मैं लेटी हुई थी दोपहर के बाद में। तो सीढ़ियों में खट 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 की आवाज सुनाई दी, खट खट की आवाज सुनाई दी। तो देखे कि सामने बाबा सीढ़ी चलते हुए चले आ रहे हैं। उनको दरवाजे के पास तक आए। ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, 2-3 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और कोई कुछ कहे तब तक उल्टे वापस, और 2 सीढ़ी उतरे गायब। मतलब ये तो प्रत्यक्ष, मैंने, मेरे पति ने, क्षमा ने, इन लोगों ने प्रत्यक्ष देखा इस बात को। और सचमुच 3 हफ्ते बाद, हमेशा एक्सरे होता रहा, 3 हफ्ते बाद वो गांठ गायब हो गई, मैं बिल्कुल ठीक हो गई, किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ये एक बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर बाबा नीम करोड़ी की रही है। और वैसे तो खैर उनसे हमारा घर का सा था, माँ आनंदमयी से बहुत स्नेह था, जैसे मैंने बताया। बल्कि पिताजी को तो करीब करीब बहुत ही लोगों का आशीर्वाद प्राप्त था। मैंने उसके बाद पिताजी की अस्वस्थता के कारण एक तरह से मध्य प्रदेश छोड़ करके कुछ दिन लखनऊ रही। लखनऊ से हम लोग आगरा आ गए। आगरा आने के बाद मैं यहाँ की सामाजिक गतिविधियों से जुड़ गई, यहाँ की साहित्यिक गतिविधियों से जुड़ गई, नागरिक प्रचारणी से जुड़ गई। और यहाँ तो बहुत ही मेरा कार्यक्षेत्र विशाल हो गया है। मैं नारी अस्मिता की सदस्य हूँ। मैं लेखिका परिषद की अध्यक्ष हूँ। स्पंदन से संबंध है मेरा। करीब करीब सारी साहित्यिक संस्थाओं से थोड़ा बहुत जुड़ाव है। उन्नीस सौ 1990 में पिताजी की मृत्यु हुई। पिताजी की मृत्यु पर मैं आगरा की पहली महिला थी जिसने कि उनको मुखाग्नि दी। उस समय तक यहाँ शमशान घाट तक स्त्रियों को जाने की आज्ञा नहीं थी। स्त्रियां शमशान घाट नहीं जाती थी, केवल पुरुष जाया करते थे। लेकिन मैं शमशान घाट गई, विधिवत मैंने पिताजी को मुखाग्नि दी। और सारे जो कुछ कार्य किए जाते हैं पुत्र के द्वारा, वो सब कार्य मैंने किए। अब तो काफ़ी बहनों ने वो सब हिम्मत की है, साहस किया है। लेकिन इतनी बातें हैं, एक एक करके याद आती हैं। बागरे में आने के बाद सबसे पहले मैं नारी अस्मिता से तो जुड़ी हुई। वनिता विकास नाम की एक संस्था थी जिसकी मिसेस ओक, जिसकी संस्थापक थी मिसेस ओक। ये सन 47 में, ये सोचिए आप, उस समय उन्होंने इस संस्था की नींव डाली थी कि लोगों को पर्दा प्रथा से स्त्रियों को किस प्रकार मुक्त किया जाए, स्त्रियों को किस प्रकार जागृत किया जाए। उस संस्था से मैं जुड़ी रही, काफी समय तक मैंने उस संस्था से भी काम किया। और लेखन तो उसके बाद चलता ही रहा, कई पुस्तकें भी लिखी। अब यहाँ के भी बहुत सी बातें हैं। नागरिक प्रचारणी सभा की जब मैं अध्यक्ष चुनी गई तो उससे पहले
मेरे ख्याल से नागरिक प्रचारणी की किसी भी संस्था में कोई महिला अध्यक्ष नहीं चुनी गई थी। मैं सबसे पहली महिला अध्यक्ष, महिला सभापति, हम लोग अध्यक्ष नहीं कहते, सभापति कहते हैं, सभापति चुनी गई यहाँ पर। और उसी वर्ष हमारे आगरे की नागरिक प्रचारणी का शताब्दी वर्ष था, 100 वर्ष हो गए थे। उसमें हम लोगों ने बड़े जोरदार से एक स्मारिका निकाली, बहुत ही धूमधाम से उसको मनाया। हिंदी के प्रचार के बारे में, हिंदी के बारे में एक, अब मुझे खेद होता है कहते हुए कि जितना कि हम लोग हिंदी का नाम लेते हैं, हिंदी का प्रचार करते हैं, अखबारों में जगह जगह हिंदी के बारे में आता है, लोग कविताएं लिखते हैं कि हिंदी होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, उतनी ही कम हिंदी अब आजकल होती जा रही है। एक तो ये जो मॉडर्न गैजेट्स हुए हैं, इनमें सब में अधिकतर इंग्लिश है, तो बच्चों को इंग्लिश में उसमें काम करना ही पड़ता है। उसके अलावा भी इंग्लिश में बोलना लोग अपनी एक प्रतिष्ठा समझते हैं कि हमको इंग्लिश आती है, हम इंग्लिश में बोलते हैं। गांधी जी के आंदोलन में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए हम लोगों ने कितना प्रयत्न किया, यहाँ तक कि मुझे याद है एक वहाँ मैं आंदोलन की बात बताऊं आपको। छुटपन में तो हमने यही किया कि हम जगह जगह संदेश पहुंचाते थे। कभी गांव में मीटिंग होती थी तो हम बच्चे वंदे मातरम से आरंभ करते थे उन मीटिंगों को, और हमारा झंडा गान से, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये गा करके उन मीटिंग्स को समाप्त करते थे। ये सब तो हम बच्चे उन दिनों करते ही थे। लेकिन महिलाएं उस समय, मैं अगर महिलाओं की चर्चा ना करूं आंदोलन के समय की, तो शायद उनके प्रति बहुत सी बड़ी, हमारे आगरे में कितने ही नाम हैं। भगवती देवी जो कि गोले और पिस्तरों को की धोती में छुपा करके किस जगह से लाती थी, और भी बहुत सी महिलाएं हैं, वो तो ठीक है। लेकिन वो महिलाएं जिनका कहीं नाम नहीं है, जब जुलूस निकलता था तो जुलूस में अपने घर से निकल के चुपचाप शामिल हो जाती थी। पर्दा प्रथा थी, घूंघट रहता था, लेकिन महिलाएं घर से निकल के चुपचाप शामिल हो जाती थी। पूरे वक्त जुलूस में, पूरे शहर में घूमती थी जुलूस के साथ में, और बिना इस बात की चिंता किए हुए कि हम वापस जाएंगे तो हमारी सास क्या कहेगी या हमारा पति क्या कहेगा, उस सब की चिंता ना करके कितनी महिलाओं ने यहाँ ही नहीं, शहर में ही नहीं, गाँव में भी इसी प्रकार जब जुलूस निकलता था आंदोलन का, तो महिलाएं इसी तरह से उसमें शामिल हो जाती थी। यहाँ पर आगरे में शराब की दुकानों के आगे कितनी महिलाओं ने पिकेटिंग की है, विदेशी वस्त्रों की दुकानों के आगे कितनी महिलाओं ने पिकेटिंग की है। लेट कर शराब की दुकानों के आगे तो लेट गई हैं, और घोड़ों की उसकी भी चिंता नहीं की है, कुछ नहीं किया है। लेकिन उनके सबके नाम हमको नहीं मालूम, लेकिन उन सबको भी मैं आज बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करती हूँ। अभी विदेशी वस्तुओं की यहाँ बात हुई, मुझे याद आया कि हमने फिरोजाबाद में एक मंदिर में के सामने, मैं तो छोटी थी, हमारे से बड़ी जो थी हमारे साथ की महिलाएं, विद्यावती राठौर, उन दोनों काफी, सुखदेवी पालीवाल, तो उन्होंने एक मंदिर के आगे उनसे कहा कि विदेशी वस्त्रों के बदले भगवान को देशी वस्त्र पहनाओ। इस बात का आंदोलन किया, और आखिर में भगवान को खादी के वस्त्र पहना करके ही वहां से हटी। इतना उस समय देशी वस्तुओं के प्रति और खादी के प्रति, अब तो खादी नहीं रह गई, तो एक साधारण वस्त्रों की तरह से उसका वो होता है। वो जो खादी पहनने में मैं अभी तक खादी पहनती हूँ, खादी पहनने में मन में जो विश्वास होता था, मन में जो एक उच्चता की भावना आती थी कि हम खादी पहन रहे हैं, वो अब नहीं है। इसी सिलसिले में मुझे एक और बात याद आई। कांग्रेस में पहले वो एक वो हुआ करता था कि मैं खादी पहनूंगा, जब कार्यकर्ता बनते थे तो खादी पहनूंगा। तो मुरारजी भाई जो थे, जिस साल मैंने मध्य प्रदेश में इसके लिए अप्लाई किया, मुरारजी भाई उस समय लोगों के क्या कहते कुर्ते उतरवा के देखते थे कि बनियान भी अंदर में खादी की पहनी है कि नहीं पहनी इन्होंने, तब उनको टिकट के लिए मतलब वो करते थे। इतना उस समय खादी के ऊपर वो था। लेकिन अब खादी नाम की खादी रह गई है। खादी नहीं, स्वदेशी वस्तुएं भी मतलब उतने प्रचार में नहीं रह गई हैं। मुझे एक दिन बहुत दुख हुआ
जब मैंने एक समाचार पत्र में बड़े बड़े अक्षरों में बहुत उसमें लिखा हुआ देखा कि भगवान के लिए वस्त्र विदेश से मंगवाए जा रहे हैं। आप अपने कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए, भगवान कन्हैया को पहनाने के लिए भगवान के लिए वस्त्र विदेश से मंगा रहे हैं ना। उस दिन मुझे दुख हुआ पढ़ करके, लेकिन क्या किया जाए, कितना भी चाहते हैं हम, लेकिन वो विदेशी वस्तुएं हमारे ऊपर इतना हावी होती जा रही हैं कि हम उनको, विदेशी वस्तुएं ही नहीं, विदेशी कल्चर, विदेशी भाषा, जितना हम चाहते थे कि देशी भाषा आगे आए, जितना हम चाहते थे कि देशी वस्तुओं का लोग प्रयोग करें, उतना ही विदेश के प्रति हम आकर्षित होते जा रहे हैं। अब इसके लिए हम किसको बताएं? या तो ये कि विदेशी जो गैजेट्स वगैरह हैं इनकी से हमें ज्यादा संपर्क रहता है, या मतलब क्यों है ऐसा, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन मन में दुख तो अवश्य होता है कि उतने विदेश के प्रति हम लोगों में क्यों इतनी अधिक आकर्षण हो गया है कि हम जाएं विदेश, पढ़ें, वहां से ज्ञान लेकर के आए, लेकिन वहां से विदेशी कल्चर अपने संग न लेकर के आए। यही मेरी आज भी आज के युवकों से, आज के लोगों से प्रार्थना है। मैं इतनी आयु में बहुत कुछ मैंने सीखा है, अब भी सीख रही हूँ और शायद जीवन पर्यंत सीखती ही रहूंगी। हाँ, वर्तमान में हम लोगों ने बहुत उन्नति की है, बहुत आगे बढ़े हैं हर विषय में, हर तरह से, साइंस में भी, निर्यात में भी, और भी प्रकार से। बल्कि मैं वर्तमान एक, हाँ, मैं कहना चाह रही थी कि ये जो कोरोना बीमारी है, इसने हमारी व्यवस्था को बहुत कुछ बदल दिया है, बहुत कुछ प्रभावित किया है। कोरोना में लोगों ने बहुत कुछ घर के अंदर रहना सीखा है, घर की वस्तुओं को महत्व देना सीखा है, बहुत सी बातें कोरोना ने सिखाई हैं हमको। और साथ ही मैं कहूँगी, कोरोना को कंट्रोल करने में जिनका बहुत बड़ा हाथ है, हमारे योगी जी, उन्होंने कोरोना काल में जिस तरह साहस का परिचय दिया है, जिस तरह के अच्छी योजनाओं का परिचय दिया है, मैं समझती हूँ उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से कोरोना को बस किया और हम लोगों को कोरोना से, यूपी के लोगों को मुक्त किया है। आजकल रूस का और युद्ध चल रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण विषय है जो आजकल टीवी पर, अखबारों में पूरी तरह से इसको घेरे रहता है। उसमें मोदी जी ने जिस तरह का संबोधन किया है, जिस तरह से उसको तटस्थ रह करके जिस तरह से उसको देखा है, वो उनका सोचने का तरीका, उनकी विदेश नीति की मैं प्रशंसा करना चाहूँगी इस समय। और आप लोगों की सबकी प्रशंसा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने सबने मुझे अवसर दिया यहाँ बोलने का, आपके मन की बातें कहने का। हो सकता है बहुत सी बातें अभी भी मेरे मन में रह गई हूँ, न रह पाई हूँ, न कह पाई होंगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों सब पे भी नमस्कार करती हूँ और बहुत बहुत आप लोगों से भी आभारी हूँ आप सबके। हाँ जी, मैं कहना चाहूँगा, मैं पहले तो मैडम को धन्यवाद कहूँगा, रानी जी को, जो इतने समय तक हमें इतिहास से और आज की बातों से रूबरू करती रही। मैं वैसे बीच में पूछने के मन बहुत कर रहा था, कई इस तरीके के इतिहास के किरदार थे जिनको शायद आजकल के शोधार्थी जानना चाहेंगे। उन किरदारों के नाम क्योंकि उनके मुख में उस शॉर्ट फॉर्म में या उनके सरनेम से समाये हुए हैं, जबकि
जो आजकल की शोधार्थी हैं उनको शायद वो किरदार के नाम भी पूरी तरह पता ना हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जो कुछ किरदार, शायद मैम ने भी सुना, प्रोफेसर अरुणा सिन्हा, वो तो हमारी प्रोफेसर है, सब जानती हैं, पर इन किरदारों को इन्होंने जीवांत किया, मतलब जीवित किया फिर दोबारा। देखिए रफ़ी अहमद किदवई, इनके ऊपर शोध करने की आवश्यकता है। आजकल कोई शोध ऐसा नहीं चल रहा है जो व्यक्ति विशेष पे हम देखते हैं, काफी कम लोग व्यक्ति विशेष पे शोध कर रहे हैं। जो आवश्यकता है, कई बार इस तरह की किरदार है जो जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया, वो किसी पार्टी, किसी मजहब से नहीं उनको आंका जा सकता है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि वो एक व्यक्तित्व है जिसका क्या कहते हैं, प्रचार और प्रसार होना चाहिए। और रफ़ी अहमद किदवई में मेरी बड़ी रुचि रही पहले से कि इनके बारे में जानूं। और मैं, जैसे कि आपको मालूम हुआ होगा कि मैं एक रिसर्च संस्थान से हूँ, मूर्ति हाउस से, वहाँ अक्सर लोग आते रहते हैं शोध करने के लिए। तो बहुत पहले एक व्यक्ति विशेष आए हमारे पास शोध करने के लिए, रफ़ी अहमद किदवई। तो उनके बारे में उनको कहीं कुछ मिल नहीं पा, बड़ी दिक्कत आई। तो इस तरीके की कई बार शोधार्थियों को दिक्कत आती है और बहुत कम लोग पाए जाते हैं जो इस तरीके की शोध करते हैं। दूसरी बात मैं कहूँगा मैम कि मैम ने कई किरदार, सीवी गुप्ता जैसे बताया, बहुत अच्छा इस तरीके का व्यक्तित्व उन्होंने। ये स्टॉलवर्ड थे उस समय के, जो राजनीति के बड़े चेहरे थे, जो स्टेट के, और ये जो जीवी पंत जो चीफ मिनिस्टर रहे, उनका एक अपना योगदान है स्टेट पॉलिटिक्स में, सेंट्रल पॉलिटिक्स में, एक स्तंभ रहे राजनीति में। उनकी बातें, उनकी घटनाएं, उनके डिसीजन, जो उन्होंने डिसीजन लिए, वो काफी दूरगामी रहे। और मैं आपको, पता नहीं ये बात मैम के मुख से जानना चाह रहा था, इनके पिताजी श्री जगन प्रसाद रावत जी ने वृंदावन में जो वन रोपण का कार्यक्रम चलाया, वो मेरे को एक फाइल में मिला। मेरे को बड़ा अच्छा लगा उस फाइल को पढ़ के, और ऐसा लगा कि वृंदावन में जब मैं जाता हूँ, कभी 1-2 बार गया हूँ, ज्यादा नहीं गया हूँ, पर अब मेरे को ऐसा लगता है, देखिए मैं इतिहास से कितना नजदीक आ गया। ये जितना भी जो वन रोपण देखता हूँ कि देखिए किस व्यक्ति ने कैसे शुरू किया होगा, आप सोचिए। और आज वो पेड़ इतने विशाल काय हो गए हैं और इतना पुराना इतिहास हो गया। फिर मैं अक्सर ये देख के बड़ा अचंभित होता हूँ कि देखिए कैसे किस व्यक्ति ने पॉलिसी बनाई होगी और कैसे छांव के लिए और अच्छे पेड़ों का चुनाव किया। नीम के पेड़, अशोक के पेड़, जो नगरी को स्वस्थ भी रखें और अच्छी हवा और पानी और क्या कहते हैं, जो मृदा, जो मिट्टी का जो इस तरीके से नुकसान ना हो धरती से, वो एक रोपण करके बहुत अच्छी नगरी बसाने की कोशिश। और आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा, इसमें किरदार चौधरी चरण सिंह जी का भी आया। चौधरी चरण सिंह का से उनके आर्काइव से मैं पर्सनली जुड़ा हुआ हूँ, तो उनके बारे में भी काफी जानकारी हम सब लोग पढ़ते रहते हैं, लेते रहते हैं। तो लगता है कि ये किरदार इस तरीके से आपस में पारिवारिक संबंध थे इन लोगों के कि कुछ लगता ही नहीं था कि आजकल अब उनके परिवेश में जाने की कोशिश करेंगे तो लगेगा कि अलग अलग किस्म के लोग और अलग अलग समय में रहे, पर नहीं, उन्होंने उस समय में ऐसा एक उदाहरण पेश किया कि ये जैसे मैम कह रही थी कि घर में पारिवारिक संबंध होता था। और अच्छी बात ये भी मेरे को बड़ी सुन के बड़ी अच्छी लगी कि नेपाल में जो मूवमेंट चला, कोई अगर वाइजली हम लोगों में से कोई रिसर्च करना चाह रहा है तो मैं उनके लिए क्लू देना चाह रहा हूँ कि इन बातों से कहीं क्लू लें। तो नेपाल में जो मूवमेंट चला, देखिए उसमें फंड कैसे, फंड रेजर रहे ये सब, और फंड रेजर बड़े, इतनी ट्रांसपेरेंसी रहती थी लोगों में कि आजकल वो ट्रांसपेरेंसी शायद इस आपाधापी में खो गई है। और माता जो इनकी रही हैं सत्यवती जी, वो एक खुद समाज सेविका और स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने खुद कारावास भोगा
और परिवार को ऐसी ऐसी परिस्थिति, जब मैं पर्सनली मैम से मिला, रानी झांसी, ये क्या कहते हैं, रानी सरोज गौरीहर, मैं झांसी ही बोलना चाहूंगा क्योंकि नारी शक्ति जो है आजकल, नारी शक्ति का बहुत वो आजकल चल रहा है इस तरीके का। तो मेरे को ये लगता है कि ये आजकल की 20वीं और 21वीं शताब्दी की रानी झांसी हैं जिन्होंने हमें एक मार्गदर्शन दिया। और मैं पर्सनली इनसे जब जुड़ा तो मुझे लगा कि मैं उस काल में चला गया। स्वतंत्रता के ये जब दौर, लोगों में एक जज्बा था। आजकल किसी मूवमेंट को चलाने के लिए लोगों में ना वक्त है ना जज्बा है। मुझे देख के बड़ा अजीब सा लगता है। मैं एक ऐसी पीढ़ी से बिलोंग करता हूँ, ना ज्यादा पुरानी है ना ज्यादा नई है, और मुझे ये लगता है कि नई पीढ़ी को हमें यही देना चाहिए कि स्वतंत्रता सेनानी किस तरीके से एकजुटता से रहे। किसी भी कार्य को, अच्छे कार्य करने के लिए आपको ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, लीडरशिप की जरूरत है, अच्छे कैरेक्टर की जरूरत है। देश तभी आगे बढ़ता है जहां अच्छा नेतृत्व मिले, अच्छा कैरेक्टर रहे, अच्छी ट्रांसपेरेंसी रहे, करप्शन फ्री सोसाइटी रहे, जहां जज्बा रहे, देश ऊपर रहे। नेशनलिटी, नेशनलिज्म और ये इस तरीके का अभी भी लोगों में जज्बा बनाए रखना चाहिए। जैसे मैम कह रही थी कि हमारे यहाँ देशी वस्तुएं नहीं होती हैं, देशी वस्तुएं काफी आजकल आ रही हैं, पर उनको रूप जो है वो विदेशी रूप मिल रहा है। गैजेट्स भी हिंदुस्तानी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कई किस्म के गैजेट्स आ रहे हैं। और बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि हिंदी को एक नया आगाज दिया जाए या उसको नए तरीके से पेश किया जाए जनता के पास। जबकि बीच में 1990 के बाद मैं देख रहा हूँ कि पत्राचार भी काफी हिंदी में चले हैं और हमारा मीडिया भी हिंदी से ओतप्रोत हो गया है। अब कुछ लोगों में रुचि बढ़ी है देसी भाषाओं के प्रति, पर इसको हमें कुछ ऐसे मकाम पे ले जाना है जहां हमारी सोच, हमारी वैज्ञानिक सोच इस तरीके की हो कि हम लिखें, पढ़ें अपनी भाषा में। क्योंकि मदर टंग और जो मातृत्व की भाषा है, जो मातृभाषा है, वो भाषा लोगों को प्रेरणा दे और सोचने की क्षमता बढ़ाए। सबसे बड़ी बात है, लोगों की क्षमता उसमें रहती है जो विदेशी भाषा है, और उस विदेशी भाषा में हमको पहले परिशोधन करना पड़ता है अपने विचारों का। उस परिशोधन के बजाय हम अपनी मातृभाषा में अगर सोचने लगेंगे, जैसे रशिया आप देखिएगा, रशिया कितनी तरक्की करता है। आप फ्रांस देखिए, फ्रेंच में पढ़ते हैं, और हमारे यहाँ अक्सर ज्ञान अंग्रेजी भाषा में। कुछ मैं भी इसी तरीके से हो गया हूँ कि द्विभाषी हो गया हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ कि पैनल जो भी देख रहा है या सुन रहा है, तो मुझे क्षमा करना, कई शब्द में थोड़ा उच्चारण में हो सकता है मेरे में कुछ कमी हो, पर मैं अपने विचारों को बड़ा स्पष्ट देख रहा हूँ कि करना चाह रहा हूँ कि मैडम जो अभी भी 93 इयर्स में, देखिए पोशाक इनकी, ऐसा लगता है कि हम उसी काल में जी रहे हैं। और 93 इयर्स में भी शी इज यंग, शी इज डायनेमिक। और मुझे लगता है कि जो विचार हैं वो इतने नव और इतने नवयुवकों से भी नव हैं, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा। और इनका जो अभी तक समाज सेवा के लिए अभी तक कार्य चल रहा है, मैम ने कई चीजें अपनी बातों में कहीं नहीं छोड़ दी, और मैं चाहता हूं कि आप तक थोड़ी एक दो बातें मैं भी ऐड करूं। जैसे नगर प्रचारणी, आप कभी शोध करना चाहें तो नगर प्रचारणी में उत्तर प्रदेश के बारे में और वहाँ के जितनी नगरी हैं, वहाँ का जो सामाजिक सिस्टम है, उसके ऊपर आप अच्छा सा शोध कर सकते हैं। नगर प्रचार ये आगरा में इसकी एक ब्रांच है, वहाँ आइए, आप वहाँ शोध करिए। एक पूरा इनके पास एक संकलन है, और किताबों का और पत्राचारों का और क्या कहते हैं जो अखबार हैं उनकी क्लिपिंग्स हैं, मैं खुद देख के आया हूँ। तो एक बहुत अच्छा शोधार्थियों के लिए जगह मिल सकती है वहाँ पे। आप उसमें चेक करिए कि आजकल लेटेस्ट हम क्या ऐसा चीज दें जो समाज से जुड़ी हुई चीज हो, और शोधार्थी उस पर कार्य करें। क्योंकि ऐसे कई पहलू हमारे इतिहास के और समाज के रह गए हैं, अनछुए रह गए हैं, जिनको प्रकाश में लाना जरूरी है। मैं प्रोफेसर मैम से भी यही कहना चाहूंगा कि जितने भी शोधार्थी अब कोई रिसर्च करते हैं उनके अंडर, तो उनको इस तरीके से प्रेरित करें
कि वो उत्तर प्रदेश जो यूनाइटेड प्रोविंस रहता था 1947 के पहले, उसके ऊपर इतना शोध करने की जरूरत है कि शायद अभी तक हमने उसका 1% भी शोध नहीं। आप उसका सामाजिक पहलू ले लीजिए, आप उसका ऐतिहासिक पहलू ले लीजिए, आप उसका राजनीतिक पहलू ले लीजिए, आप उसका सांस्कृतिक पहलू ले लीजिए, आपके पास कई पहलू हैं और हर पहलू में पता नहीं कितने लोग उनसे जुड़े हुए, उन पहलुओं से जुड़े हुए हैं जिन पहलुओं को अभी तक हमने छुआ नहीं। और मैं इन शब्दों के साथ, क्योंकि सीमा कहीं है नहीं बोलने की, और शायद लोगों में अब कुछ नीरसता आने लगी होगी, लंबा समय हो गया है, पर आप अगर कभी रूबरू होना चाहें या मिलना चाहें रानी सरोज गौरीहर से, तो आप बिल्कुल आमंत्रित हैं आगरा में, मेरी ओर से भी और मैम की ओर से भी। ये मैं कहना चाहूंगा, कोई शोध करना चाहता है उनके ऊपर या उनसे संबंधित किसी घटना पे, तो शायद मैम पहली ऐसी वो होंगी जो उनका सहयोग, व्यक्तित्व होगा जो उनका सहयोग करने के लिए हिचकिचाएगा नहीं। आइए और शोध करिए। मैं अब ये मौका आगे बोलने का प्रोफेसर अरुणा सिन्हा को देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के जो प्रमुख वक्ता हैं उनके प्रति बहुत ही आदर भाव से, और उन्होंने जो कुछ भी हम लोगों को दिया, जो कुछ भी अपने अनुभवों को बताया, हम लोग तो अभी तक किताब में ही पढ़ते आए हैं इन सब चीज़ों को, और शायद ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको साक्षात आपके दर्शन हुए और साक्षात सुनने का मौका मिला। ये हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है, और संजीव जी की वजह से आपसे हम लोग की ये भेंट हो पाई, और आपके इस अनुभव का और आपके इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम जो आपने जिया है, जिसके आप हिस्सा रहे हैं, उसका हम लोग को भी रसा स्वादन मिला, और बहुत सी मन में जिज्ञासाएं आई आपको सुनते समय कि जैसे हरिपुरा कांग्रेस वगैरह और बाकी घटनाओं की जो आपने चर्चा की कि उस समय देश में और भी कई, जैसे सुभाष चंद्र बोस और जो बाकी बहुत सारे ऐसे नेता थे, चर्चा करना भूल गई, जिनको शायद हम लोग जिनके बारे में पढ़ते हैं और बड़ा ही कौतूहल होता है मन में और कई जिज्ञासाएं आती हैं, लेकिन उनका समाधान सुभाष बाबू को भूल गई, आगरे हो गए थे। जी, आप अगर कुछ बताना चाहें सुभाष चंद्र बोस। आपने सुभाष बाबू की चर्चा की, तो मैं खेद है कि मैं क्यों भूल गई उनकी बात बताने के लिए। सुभाष दा का सबसे पहला दर्शन जब मुझे हुआ था तब मैं बहुत छोटी थी। हरिपुरा कांग्रेस के बाद त्रिपुरा कांग्रेस हुई, जिसमें कि वो सभापति चुने गए थे, पिताजी उस कांग्रेस में गए थे, और उस समय उस रथ में बैठे हुए सुभाष बाबू की मैंने दर्शन किए हैं। अभी भी, हालांकि बहुत छोटी थी, लेकिन कल्पना में अभी भी मुझे वो रथ और सुभाष बाबू याद आते हैं। पिताजी का संपर्क उनसे भी था। जब वो यहाँ से जाने लगे छोड़ करके, तो आगरा होकर के गए थे। एक रात को कचहरी घाट के किनारे, जमुना किनारे के वहाँ किसी एक घर में वो ठहरे थे। खाना मेरे घर से गया था, इतना मुझे याद है। दर्शन मुझे नहीं हुए थे, सिर्फ पिताजी उनके पास गए थे और उनसे मिल करके, और उनके साथ में मनु भाई भिवानी थे। जैसा पिताजी ने बताया, वो एक बहुत मामूली सी कार थी और दोनों ने बिल्कुल अंग्रेजी कपड़े पहने हुए थे, हैट लगाया हुआ था, सुभाष बाबू ने भी और मनु भाई ने भी। और वो लोग उस छोटी सी कार में वहाँ से निकल करके पंजाब होते हुए फिर भारत को छोड़ करके चले गए थे। तो वो एक छोटी सी घटना में बताना भूल गई थी, मुझे आपने याद दिलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक घटना और, अभी आप समय दें तो मैं एक और सुना दूं। अभी आपने वृंदावन के वृक्षों की बात की, वही उसी से संबंधित एक घटना है कि डेजर्ट उधर से आ रहा था, तो उसको रोकने के लिए वृंदावन के वहाँ कुछ रोक लगानी थी। ये हुआ कि वहाँ पर पिताजी इन दोनों एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तो ये रोक लगाने के लिए क्या किया जाए
सबका सुझाव हुआ कि वहां पर इसके बबूल के पेड़ लगाए जाएं। ये तय हो गया कि वहां बबूल के पेड़ लगाए जाएंगे बाउंड्री पर पूरा उधर की तरफ। वही पिताजी बैठे हुए थे निरीक्षण के लिए और लोग सब इधर उधर देख रहे थे। तो एक वहां सामने से एक ब्रह्मचारी निकला, उनके गले में जनेऊ डाले हुए, हाथ में लोटा लिए हुए, और सामने से निकलते हुए, अरे बेटा काय को काटन में घसीटत हो, अरे बेटा काय को भगवान काटन में घसीटत हो, ये 2-3 बार कहता हुआ उनके सामने से निकल गया। पिताजी ने लोगों को दौड़ाया, देखो देखो कौन है, बुलाओ बुलाओ कौन है। वो तो लोग ढूंढने के लिए गए, तब तक तो वो अंतर ध्यान कौन क्या है क्या नहीं है। लेकिन उसी क्षण से पिताजी के दिमाग में ये बात आई कि यहाँ बबूल नहीं लगानी है, और फिर बबूल के बदले सारा वृक्षारोपण जो है वो उसी तरह से हुआ जैसा कि भगवान कृष्ण के समय में और चर्चाओं में आया करता है। बेजू आपके बीच में बोलने के लिए क्षमा जा रहा हूँ। जी जी नहीं है, मैं आपके बीच में बोली इसके लिए क्षमाप्रार्थी हूँ। नहीं हाँ मैम, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या मैम कोई जिज्ञासा हो तो मैम से आप लोग पूछ सकते हैं। सभी सहभागियों से निवेदन है कि अगर कुछ जिज्ञासा हो तो आप मैम से पूछ सकते हैं। आप हम लोगों के वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री के लिए कुछ आशीर्वचन अगर हम लोगों को लिख के भेजें तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। जरूर जरूर, और मेरी तो पूरी पूरी शुभकामनाएं हैं, और बल्कि मैं आभारी हूँ आप लोगों की कि आपने मुझे यहाँ सबके सामने बोलने का अवसर दिया, अपने मन की बहुत सी बातें निकालने का अवसर दिया जो जी मन में थी। लेकिन आपके आशीर्वचन मिलेंगे तो हम निश्चित रूप से निश्चित रूप से लिख करके भेजूंगी। आपका एड्रेस वगैरह संजीव जी के थ्रू मिल जाएगा आपको, या हम लोग भेज देंगे डायरेक्ट? तो आप आशीर्वचन हम लोग के लिए भेजें। हम लोग ने अभी ये शुरू किया है, 1 साल हुआ है, और हमें ये उम्मीद है कि आगे चल के भविष्य में ये जरूर इतिहास का विश्वविद्यालय का रूप लेगा। इसी आकांक्षा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इतिहास देश का जो स्वतंत्रता संग्राम से और भारत के इतिहास से जो रिलेटेड है वो अपने संस्थान के माध्यम से सामने आए। और इसलिए शायद आपका ये प्रोग्राम बहुत ही शुभ हम लोगों के लिए है। इसलिए आपके आशीर्वचन हमारे पास जरूर होने चाहिए। अवश्य अवश्य जी बिल्कुल अवश्य, मेरी पूरी शुभकामनाएं पूरा आपके साथ। जी बल्कि मैं आभारी हूँ आपने कि मुझे ये मौका दिया जी सबके सामने बोलने का। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमें लगता है कि किन्हीं के पास कोई सवाल नहीं रह गया, क्योंकि रानी सरोज गौरियर मैम ने जितने अपने अनुभव को शेयर किया है उससे लग रहा है कि हमारे श्रोता संतुष्ट हैं, काफी संतुष्ट। हेलो जी बताइए मोहन जी। मेरे पास एक छोटी सी टिप्पणी करने के लिए है बैजू। आवाज आ रही है बैजू? आवाज आ रही है जी। सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं मैम को कि ये वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री जो एक नई संस्था है, इस पे इतनी पुरानी या बुजुर्ग जो है कि हमारी मार्गदर्शक जो है यहाँ इस मंच पे हम लोगों को आशीर्वचन स्वरूप अपने जीवन के अनुभव साझा किया इन्होंने। और सबसे बड़ी बात, 93 इयर्स के उम्र में भी जो आवाज में ओजस्वी ओज था वो आजकल हम लोगों में देखने को बहुत कम मिलता है या सुनने को कम मिलता है।
हम लोग कम उम्र के होते हैं, फिर भी वो ओज नहीं देखने को या सुनने को मिलता है। और हमारी जो मार्गदर्शिका ये मैम, इनकी जो वाणी थी, अपने अनुभव जिसमें उन्होंने साझा किए, इसमें जो आवाज में ओजस्विता थी, ये कहीं ना कहीं उनकी साधना की ही देन थी कि इनके जीवन भर जो साधना किया इन्होंने अपने क्षेत्र में भारत भूमि के लिए, उस साधना की देन थी या उस साधना का बाई प्रोडक्ट है कि उनकी आवाज में वो ओजस्विता थी। तो मैम को एक बार मैं प्रणाम करता हूँ। और दूसरी बात कि इस संस्थान की फाउंडर डायरेक्टर प्रोफेसर सिन्हा मैम को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैम की ही वजह से ये मंच बना है और जिस पर इस ऐतिहासिक विभूति की हम लोग साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं। क्योंकि ऐतिहासिक विभूतियों के बारे में पढ़े जरूर हैं हम लोग, लेकिन दर्शन पहली बार कर पा रहे हैं। ये अलग बात है कि दर्शन वर्चुअल हो रहा है, लेकिन दर्शन हम लोग कर पा रहे हैं संस्थान की फाउंडर डायरेक्टर प्रोफेसर सिन्हा मैम के कारण। तो उनके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और इस ऐतिहासिक जो पात्र हमारे सामने हैं, वर्चुअली जुड़ी हुई हैं, उनको भी एक बार फिर प्रणाम करता हूँ। प्रणाम मैम। जी, मेरे पास भी दो शब्द हैं। मैं थोड़ा विलंब से जुड़ा, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन जितने समय से मैं जुड़ा हूं, मैं सुनकर बहुत अभिभूत हुआ। और डॉक्टर संजीव सर ने शोध के विषय में कई जिज्ञासाएं उत्पन्न की, और मैम को सुनने के बाद मुझे लगता है कि हमारे समाज में अब भी जो स्वतंत्रता संघर्ष के जो जीवंत साक्षी लोग हैं, अभी भी हमारे समाज में हैं। मैं भी एक दो को जानता हूं, और वो लगातार हमारे सिनेरियो से बाहर हो रहे हैं। यथाशीघ्र एक प्रेरणा मुझे इस कार्यक्रम से मुझे मिला कि यथाशीघ्र उनसे संपर्क करके, और उस समय की जो गतिविधियां जो आज भी उनके मन में जिस जिज्ञासा बस वो सुनाते हैं, जिस रोमांचता के साथ जो सुनाते हैं, उसको संग्रहित करने की आवश्यकता महसूस होती है। एक जिज्ञासा, एक वर्क सामने आया है, और मुझे लगता है कि मैं आगे इस काम में लगूंगा। ये प्रेरणा देने के लिए इस वाराणसी इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। आप डॉक्टर दयानंद जी, मैं आपका पहले तो आभार प्रकट करता हूं कि आपने टिप्पणी दी। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जिनके संपर्क में आप हैं, कृपया करके उनसे आप जल्दी अपना मार्ग प्रशस्त करिए, और जिससे कि हम सब लोग उनसे जुड़ सकें और उनसे हम कुछ सीख सकें, और उनको भी हम इस तरीके से नेशनल प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैडम अनुमति देगी उसी हिसाब से हम, क्योंकि एक सीरीज बनाना चाह रहा हूँ। मेरा मन है कि फ्रीडम फाइटर और उनकी फैमिलीज के ऊपर हमारे यहाँ एक लेक्चर या टॉक हो, और वो 1-2 महीने के बाद चलता रहे, निरंतर रहे हो। मैं मैम से परमिशन भी चाहता हूँ कि हम इस तरीके का एक वो रखें, कार्यक्रम रखें, जिससे पूरा देश उनको जान सके, और कहीं ना कहीं इतिहासकार उनके बारे में और उनसे जुड़ी हुई घटनाओं को इतिहास में वर्णित करें। मैं तो ये कह रहा हूँ। बहुत अच्छा सुझाव, बिल्कुल। डॉक्टर डे से भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और बहुत ही आपने अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया, और आप हमारी संस्था से अवश्य जुड़े रहे। ये हम लोग इस ऐतिहासिक जो ज्ञान की एक प्रकाश है, इसको आगे बढ़ाते रहे आप सभी के सहयोग से। जी, धन्यवाद। और हमारे जो आज के प्रमुख वक्ता है, उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद, और बहुत ही बैजू अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए धन्यवाद ज्ञापन के लिए रक्षा सिद्दीकी को आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत प्रणाम, रानी सरोज गौरीहार मैम।
मैम, जिस खूबसूरती से आपने अपने सभी अनुभवों को हमसे साझा किया है, अपने इन छोटे छोटे पलों को, यादों को एक लड़ी में पिरो करके हमको बताया, हमारे इतिहास के ज्ञान को और एक नया अनुभव दिया है मैम, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आपकी आभारी हूँ। क्योंकि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए जो भी ज्ञान अब तक हम लोगों ने अर्जित किया है वो पुस्तकीय ज्ञान है और पुस्तकों के आधार पर ही हमने उसे प्राप्त किया है। ये हमारे जीवन का, या मेरे जैसे बहुत से शोधार्थी हैं और विद्यार्थी हैं, उनके जीवन का ये पहला अवसर आई थिंक ये रहा होगा जब हम साक्षात आपको देख रहे हैं और आपकी बातों को हम, आपकी वाणियों को हम अपने कानों से सुन रहे हैं, आपके अनुभवों को हम अनुग्रहित कर रहे हैं। ये अपने आप में एक अनोखा और नया हमारे लिए अनुभव है और इस अवसर को हम सभी के समक्ष उपलब्ध कराने के लिए ये वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री का जो ये प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से जो ये अवसर हमें उपलब्ध हुआ है, इस अवसर को हमारे सामने लाने के लिए मैम, प्रोफेसर एमेरिटस प्रोफेसर अरुणा सिन्हा मैम, आपका भी मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इसके अलावा डॉक्टर संजीव सर, आपने जिस एक नई दिशा हमारे शोध क्षेत्र में जिस नई दिशा को बताया है कि हम किन किन नए नए क्षेत्रों में अपने शोध कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, उस चीज के लिए भी सर मैं आपका बहुत बहुत अपने हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इसके अलावा इस संस्था से जुड़े अन्य सभी सदस्यों जिन्होंने पीछे रह करके इसके टेक्निकल कार्यों को संपादित किया है, उन सभी को मैं अपने हृदय से बहुत बहुत सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। और जो हमसे जुड़े हैं, जिन्होंने इतनी अपना इतना कीमती समय दिया और इतने लंबे समय तक जुड़े रहे और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी की, इस चीज के लिए भी हमारे जो श्रोतागण हैं उन सभी को अपने हृदय से सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और आप सभी को मैं ये एक बात भी कहना चाहूंगी कि ये जो वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री है, इसके माध्यम से जो रोज नई नई चीजें एक नए आयाम के साथ निकल करके आ रही हैं, ये निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हम जैसे शोधार्थियों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। और ये सभी हमारे जो आगे आने वाला जो हमारा भविष्य है, इतिहास का जो भविष्य है, उसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चेंज करने में अपना ये एक प्रमुख योगदान निभाएगा। मैम, आपका बहुत बहुत फिर से हृदय से आभार और सिन्हा मैम आपका भी बहुत बहुत आभार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री की तरफ से दरक्षा को तो धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, और आज के जो हमारे प्रमुख वक्ता हैं, आपकी लंबी आयु के लिए ईश्वर से प्रार्थना हम सभी की, और आपका आशीर्वाद हम लोगों को हमेशा मिलता रहे। इसी आकांक्षा के साथ आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी मुझे ये अवसर देने के लिए। प्रणाम। अब इसी के साथ कार्यक्रम की समाप्ति करने का अनुमति चाहता हूँ मैम से, और रानी सरोज ग्वालियर मैम और संजीव गौतम सर और प्रोफेसर अरुणा सिन्हा मैम, साथ ही सभी श्रोतागण को वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री की ओर से पुनः एक बार बधाई एवं धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम की समाप्ति करना चाहता हूँ। मैम, आपकी अनुमति हो तो इस कार्यक्रम की समाप्ति। दयानंद एक बार मैं दयानंद मेहता सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपना नंबर सर शेयर कर दीजिए, या फिर वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री पे जो है आप उस पे कॉन्टेक्ट जरूर भेज देंगे, हम जुड़ जाएंगे आपसे। अभी हम जुड़े हुए हैं और आपसे जुड़े रहेंगे। ठीक। तो इस कार्यक्रम की समाप्ति यही करते हैं। हम कॉल कट कर रहे हैं या कुछ
ठीक है, कार्यक्रम की हम लोग समाप्ति कर रहे हैं अंतिम रूप से। रानी सरोज गौरिया मैम और सभी का प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद।